अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान के साथ नजफ राजा। एक और एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूं। और मैं हूं हमजा ज़ेब। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया का मुस्तकबिल करार दिया है और नौजवानों पर जोर भी दिया है कि वो इस फील्ड को ज़रूर अपनाएं। बिल्कुल, मसनूई ज़हानत ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं। AI टूल्स हमारे लिए पूरे स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमारे कहने पर तस्वीर बनाते हैं, रोड्स पर लगे सेफ सिटी कैमरा को ऑटोमेटिक चलाया भी जाता है और चलान भी किया जाता है। अब तो दुनिया के बहुत से ममालिक में बगैर ड्राइवर की गाड़ियां भी चल रही हैं। और तो और हम सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ क्लिक करें तो फिर वो साइट्स हमारी दिलचस्पी की चीज़ें हमें रिकमेंड करने लगती है। मगरबी ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर डॉक्टर्स की जगह अब रोबोट्स ने लेना शुरू कर दी है और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही मुमकिन है। यानी इंसान की ज़हानत अब मशीनों के पास जा रही है और हमारे नौजवानों के लिए ये हाई टाइम है कि वो टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करें और मशीनों को अपने काबू में रखें। और पाकिस्तानी यूथ को ये समझने की भी ज़रूरत है नजफ कि अगर वो इस टेक्नोलॉजी पर काबू नहीं पाएंगे तो मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी उनकी जगह भी ले सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स वक्त के साथ साथ मज़ीद स्मार्ट होते जा रहे हैं। जिन कामों को अंजाम देने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अब वो काम इंतहाई आसान हो चुके हैं। तो फिर या तो हम इस टेक्नोलॉजी से डर जाएं और इससे दूर भागें, या फिर इसका भरपूर फायदा उठाएं और इसकी मदद से अपना काम आसान बना लें। इसीलिए सुनो न्यूज़ ने अपने नौजवानों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि वो मुस्तकबिल की डिमांड्स को समझते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। वैसे नजर बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो हालात का रोना रोते हैं, गिला करते हैं जी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती, लेकिन इन कठिन हालात में भी हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर रहकर कामयाब होकर दिखाया है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ जो आज शाइनिंग स्टार हैं वो बहुत ही अमेजिंग, छोटे शहर से ताल्लुक रखने वाले बड़ी शख्सियत है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यंग CEO हैं। हम बात करें मोहम्मद अजीम अकरम की। यंग CEO हैं, अल्फा स्क्वाड के नाम से अपना सॉफ्टवेयर रन करें हैं, मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस के हवाले से खासी ग्रिप भी रखते हैं। इनसे बात करते हैं। कैसे हैं अजीम भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि ये जो कामयाबी का सफ़र है, जाहिर बात है इसमें बहुत से रुकावटें भी आई होंगी, बहुत सी परेशानियाँ होंगी और डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी। किस तरह तय किया ये सफ़र आपने? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यस दैट इज़ वेरी ट्रू कि जब आपने कोई चीज़ हासिल करनी होती है, व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग, तो उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं। So particularly talking about my journey, so I started initially as a software engineer. बहुत सारी firms के अंदर काम करते करते eventually I figured out कि I need to get started with my own. सही। और शुरू से एक पैशन था कि कुछ खुद का करना है, लेकिन उसके पीछे एक जो स्ट्रॉन्ग आपकी एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। So for the over years of 6 years मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ काम करने के बाद then I started to take something of my own और उसको अल्फा स्क्वाड के साथ अभी काम करते हुए it's been more than 5 years and अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम ऑलमोस्ट 1000+ मोबाइल एप्लीकेशंस बना चुके हैं। और उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि वन ऑफ आवर एप्लीकेशन got the Technology Product of the Year award in 2023 in the UK. वैसे उमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि आपकी जीत के तो कई लाख अफराद हकदार बन जाते हैं, लेकिन आपकी जो शिकस्त है, हार है, वो यतीम रह जाती है। आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया और अपना स्टार्टअप शुरू करने का ख्याल कैसे आया? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे जब आप एफर्ट करते हैं, जब आप कुछ ठान लेते हैं ना करने की, तो I'd recommend कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन आपको हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, इससे बियॉन्ड सोचना होता है। बिल्कुल। बिकॉज व्हेन यू आर अलाइंड विद योर गोल, सो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके रास्ते में हर्डल्स आएंगी। बिल्कुल। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट समथिंग कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रेडी होंगी। इन एनी कंट्री, इन एनी टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह डिफरेंट हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तो वहाँ से गुजरना तो होगा। बिल्कुल सर। कहते हैं रवायतों की हदें तोड़ के बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। आपने जो सीनियर्स की भी बात की, जूनियर्स की भी बात की, अब वो नौजवान जो आपको देख रहे हैं, अब वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करें? You need to learn the startup. You need to learn how to establish startup. That is very important. And आपकी ऑडियंस के लिए जो मैं इससे पहले बात कर रहा था, that is very important things to learn कि
स्टार्टअप इज़ नॉट समथिंग कि जी आप एक दिन एक वीडियो देखेंगे किसी भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सही, लेकिन एंड अगले दिन आप जाएंगे और कंपनी रजिस्टर करवाएंगे एंड देन उसके बाद शुरू कर देंगे। नहीं, यू नीड टू लर्न द बेसिक्स, यू नीड टू लर्न कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है। एंड पाकिस्तान जिसकी ऑब्वियसली हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हमारी मदर टंग इज़ नॉट एक्चुअली द इंग्लिश, और हम काम करते हैं यूके एंड यूएसए और इन रीजन्स के साथ, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आता है। तो जब आप इन रीजन्स के साथ काम करते हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, तो आपको अंडरस्टैंडिंग, फुलफिलमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और उसका इम्पैक्ट आता है फिर आपकी होल रीजन के ऊपर, कि वो समझते हैं कि ओके पीपल आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड टू गेट ऑन टू दीज प्लेटफॉर्म्स, start something at the early age without learning, Right. and then creating, obviously I don't want to say trouble, but obviously creating a buzz in the market के जी अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अजीम, इस हवाले से अगर ऑब्वियसली आपने ट्राई तो किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन गैप की बात की, स्टार्टअप की बात की, हमारे यहाँ पे यूथ भी मौजूद है, तो वो थोड़ा सा आप उनसे कनेक्ट भी कर जाएंगे और उनको समझ भी आ जाएगा कि ये स्टार्टअप किस तरह लिया जाता है। ओके, मैं इसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर फाइनल ईयर। व्हेन यू आर इनटू द फाइनल ईयर एंड यू आर अबाउट टू चूज योर FYP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इसको बहुत एहतियात से चूज़ करें। आई नो कि यूनिवर्सिटीज़ के सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, आपको एक पोर्शन दिया जाता है कि आप IT में इतने चूज़ कर सकते हैं, आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी यूज़ करने हैं, बट जो भी आप चूज़ करें उसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द ग्रेड्स मत चूज़ करें। टर्न आउट दैट प्रोजेक्ट इनटू एन आइडिया एप्लीकेबल इन द मार्केट, कि आप उसको क्या अपॉर्चुनिटी उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दैट इज़ द नंबर 1 थिंग। नंबर 2 के ऊपर व्हेन यू गेट इनटू द मार्केट, स्टार्ट विद जॉब। इंटर्नी के बाद एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, एंड देन गोइंग अप टू द अपस्केल, राइट। अब वहाँ पर कुछ अरसा आप काम करने के बाद जब आप सीख जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, एट दैट सर्टन टाइम यू डिसाइड अबाउट योर कैपेबिलिटीज के मेरे पास अब इतना ऑप्शन है और इतना कैपेसिटी है कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकूं और एक बड़ी टीम को मैनेज कर सकूं। तो अगर आप ये कैरियर पाथ अपनाएंगे तो देयर इज नो डाउट कि आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और इन तमाम तर चीज़ों के बाद ही आप कामयाबी की मंजिलों को पा सकते हैं, क्यों ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अज़ीम, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और ये जो आपने यूथ के साथ कनेक्ट किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनको बताया, तो मुझे लगता है आपकी बड़ी पुरअसर बात रही होगी उनके लिए। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी नाजरीन बहुत कुछ बाकी है हमारे एपिसोड में और बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान देख रहे हैं और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाती है, नौजवान परेशान हो जाते हैं नजफ कि कहीं उनकी नौकरियां ना चली जाएं, नौकरियों के तो आगे लाले पड़े हैं। और जब दीगर ममालिक की बात की जाती है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स जो है वो सर्विंग करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है हमजा, और इसके साथ साथ जहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है कि ये ज़िंदगी आसान कर है, वहाँ पे ही नौजवानों को ख़तरा भी है कि उनके रोज़गार ना खाए जाएं और कुचल ना जाएं। तो इस हवाले से आज हम बेहतरीन तरीके से इन डेप्थ बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से तारुफ करवा देते हैं। मारूफ AI एक्सपर्ट हैं, AI टूल्स को बेहतर तरीके से जानते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और किस तरह AI टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप पैसे कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, इस बारे में भी आज हम इनसे जानेंगे। और नौजवानों का तो इंटरेक्शन होगा ही होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान मलिक साहब के साथ हमारे साथ अली अब्बास साहब मौजूद हैं, रेनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सहाफ़ी हैं, ट्रैवल हैं, बहुत से ममालिक में गए हैं, दौरे किए हैं, और इनके एक्सपोजर के हवाले से भी आज हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं? खैरियत से सर? वंडरफुल, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही मैं इरफान साहब आपसे पूछना चाहूँगी, एक्सप्लेन कर दीजिए AI कॉन्सेप्ट को, टूल्स को हमारे नौजवानों के लिए। देखिए, AI जो है वो एक बाय डेफिनेशन व्हाट ह्यूमन कैन डू, आप अगर उसमें से इमोशंस को माइनस कर दो तब वो काम AI से हो रहे हैं। मैं बहुत नीचे जाके बताता हूँ, नीचे जाके। लेकिन एक बात क्लियर कर दें कि AI टूल नहीं है, AI एक टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, AI एक माइंड सेट है। ओके, ठीक है। अगर आप AI के बारे में बात करें और ये कहें कि मैं AI के कुछ टूल्स सीख के हम इवॉल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट गोना हैपन। इट्स अ माइंड सेट। जिस तरह से AI सोचता है हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल।
जिस तरह से एल्गोरिदम सोचते हैं, अगर हमें ये समझ आ गया कि एल्गोरिदम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, तो हमें ये जवाब मिल जाएगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में इनको लाना कैसे है और इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। अब वो नौजवान जिनको पता ही नहीं है, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जानते हैं ये टेक्नोलॉजी है प्रॉपर, लेकिन वो नौजवान जिनको ये खदशा है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा, और इस सिचुएशन में आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, नौजवानों को मैं एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, इट्स नॉट गोना हैपन। एआई किसी की जॉब रिप्लेस नहीं करने वाला। इनफैक्ट एआई बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। अच्छा। लेकिन ज़रा ठहर जाए। अच्छा। हर वो शख्स जो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, आप दोनों से लेके इन सब तक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर तो हम अपनी फील्ड में इवॉल्व नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे, स्टेगनेंट हैं, तो वी आर गोइंग आउट ऑफ द रेस। लेकिन अगर आज आप एआई को एडॉप्ट करते हैं और अपने इस रिकॉर्डिंग और स्टूडियो सेशन और स्टूडियो सेटअप्स के अंदर लेके आते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाएगी। कोई स्टूडियो आपसे बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि आप स्टूडियो में एआई ले आए, क्योंकि एआई हर जगह आ सकती है। वो लोग जो किसी भी फील्ड में टॉप 20% में नहीं हैं, दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। एंड एनीबडी हु इज एट द टॉप इन हर फील्ड, उसको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, उसको एआई एम्पावर करेगा, सही, प्रोडक्टिव बनाएगा। बिल्कुल, आपने खुशखबरी भी दी और साथ ही साथ थ्रेट भी दे दिया। बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मज़ीद इसको एक्सप्लेन की तरफ हम लेकर जाएंगे। अच्छा अली साहब, आपसे जानना चाहूंगी, मसनूई ज़हानत की हम बात कर रहे हैं, जी जी। क्या आप समझते हैं, इसको अपनी नज़र से बताइएगा, कि मशीनों और इंसानों की बराबरी हो सकती है? जिस तरह के इरफान साहब ने कहा कि इमोशंस निकाल कर हम मशीनों से काम करवाएंगे और बेहतर तरीके से 100% प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? अच्छा नजफ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऊपर आ रही है ना, तो इंसान का जो अपना विजडम इंटेलेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। ठीक। तो ये रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये टूल इंसान ने बनाया है। तो कोई भी ऐसा टूल मेरा नहीं ख्याल हो सकता है कि जो इंसानों को रिप्लेस कर सके। बात ये है कि इसमें जो यूथ है वो अपना कैरियर और अपने आप को कैसे इसके अंदर इंडल्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आपने ये देखना है कि गैप्स क्या हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में गैप्स क्या हैं, कॉर्पोरेट में गैप्स क्या हैं। उन गैप्स को फिल करते हुए कोई ना कोई ऐसा चीज़ करें जिससे आपका रोज़गार जो है वो बन सके। अली साहब, आप तालीमी इदारों में भी जाते हैं, यूथ के साथ इंटरेक्शन भी रहता है, यूथ आपसे गिला भी करती होगी और आप उन्हें मोटिवेट भी करते होंगे। आपको लगता है कि हमारी यूथ एआई टेक्नोलॉजी से अवेयर है, वो जानती है कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है, और तालीमी इदारों में इन चीज़ों पर काम हो रहा है, स्किल सिखाई जा रही है? मुझे लगता है कि कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो रुझान है वो ज़्यादा करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, वो हुकूमतें टूट जाएंगी, आ जाएंगी, इन चीज़ों पे ज़्यादा हमारा दिमाग लग रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। अच्छा, हम ये नहीं देख रहे हमजा कि हम खुद से क्या कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ना पता नहीं किसी ने क्या डाल दिया है कि जब चीज़ें ऊपर से बेहतर होंगी तब जाके चीज़ें जो हैं वो नीचे से बेहतर होंगी। जो आपके हाथ में है, जो आपके पास जो कैपेसिटी है, जो आपके पास रिसोर्स है, आपको पहले वो यूज़ करने चाहिए। हुकूमतों पे और जो ऊपर जो है ना वो बाद में देखना चाहिए। बिल्कुल सही। इरफान साहब, अली साहब ने बड़ी अहम बात की है कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमें खुद को ठीक करना है और अपनी कैपेसिटी में स्किल सीखने की बहुत ज़रूरत है। हमें सराउंडिंग में बाद में शिकायत करनी है, पहले खुद हम क्या कर सकते हैं ये बहुत सीखने की ज़रूरत है। एआई मार्केट के हवाले से बताइएगा, कितना पोटेंशियल रखती है, हम नौजवानों को किस तरह इस चीज़ की तरफ मदऊ कर सकते हैं, उनका ध्यान ला सकते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट्स को छोड़कर वो टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ आएं? एक है एआई की अवेयरनेस और एक है एआई की ट्रेनिंग। चले हम इन दो प्रॉब्लम्स पे करते हैं बात। एआई इज़ अ फ्यूचर। मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि जितनी भी आप उसको बढ़ाते हैं लोग उतना डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप उसे कहेंगे जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हमारे लोग, हमारे बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये टेक आएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा। वो सबसे पहले ये देखेंगे इससे नुकसान क्या होगा। ठीक है, नेचर। सो पहली बात यह है कि हमें एआई के ऊपर एक मुल्क, मैं जिसे कहता हूँ कि हमें टेक एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। हमें एआई पे कैंपेन्स रन करने की ज़रूरत है, और ये अखबार में ऐड देकर छोटे मोटे प्रोग्राम करके एआई के अवेयरनेस अब नहीं रन कर सकते। हमारे मुल्क में रोड शोज़ कराने पड़ेंगे, कैंप्स लगाने पड़ेंगे, फ्री सेशंस कराने पड़ेंगे, प्राइम टाइम के आपके शोज़ के ऊपर नॉलेज को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके आना पड़ेगा। जब टेक एमरजेंसी नाफिज होगी, स्ट्रेटेजिकल टेक एमरजेंसी नाफिज होगी, तो गाँव-गाँव तक एआई की पॉजिटिव साइड जाएगी। हमें एक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर बनाना है जो इंटरनेशनल, अगर आप बाहर के स्कूल में जाएं तो उनको पता होता हम क्या पढ़ा रहे हैं, इसका ताल्लुक फ्यूचर में कैसे है। आप मुझे बताएं, इतना यहाँ पे स्टूडियो में सबको पता होगा कि टेक्नोलॉजी है वो ऐसे चेंज हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है, राइट। हर 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी में आपको कुछ नया देखने को मिलता है।
लेकिन हमने सिलेबस 4 साल का बनाया हुआ। नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत तो पंजाब में IT सिटी के हवाले से बात कर रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे भाई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बहुत बड़ी टेक सिटी बनाओ, उसके अंदर 1000 फ्री ऑफिसेज बनाओ और फिर अनाउंस करो कि ये हम फ्री ऑफिसेज इंटरनेट 1000 बच्चों को देंगे और उसके अंदर 1000 बच्चे बिठा दो। सवाल मैं पूछता हूँ कि वो 1000 बच्चा जिसके ऊपर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, उसको उस कैलिबर तक लेके गए जहाँ पे आपने आपके उसको ऑफिस दिया? ये ऐसा ही जैसे आप किसी को 1000 गाड़ियाँ ड्राइविंग सिखाए बगैर दे दें और आप कहें कि हमने बच्चों को 1000 गाड़ियाँ दी। सो व्हाट यू हैव टू डू? आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। अगर आपने अपने इन टेक सिटीज़, सो कॉल्ड टेक सिटीज़ और टेक इंक्यूबेटर सेंटर्स को, टेक हब्स को प्रोडक्टिव बनाना है, व्हाट यू हैव टू डू? जाएं, सबसे पहले ट्रेन द ट्रेनर्स। उन्हें कहें कि आप इंडस्ट्री में आकर 2 साल सर्व करें, फिर बच्चे को पढ़ाएं, ताकि आपको पता चले दुनिया क्या मांग रही है और वो होगा कैसे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, फाइंड द बेस्ट पीपल। अपने मुल्क में से बेहतरीन लोगों को उठाएं या बाहर से लाएं, उनसे रिकॉर्डिंग्स करवाएं, फ्री कंटेंट रिकॉर्डिंग्स करवाएं, डिजिटल। पहले बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाएं, फिर बच्चे को AI सिखाएं, फिर बच्चे को फ्रीलांसिंग सिखाएं। इन तीनों लेयर्स में से जब बच्चा पास होगा, उनके GPA की बेस के ऊपर उनको वो रूम दे दें। अब जब 1000 ऑफिस उन बच्चों को मिलेंगे, उन 1000 में से 800 स्टार्टअप पाकिस्तान में से निकल आएंगे। तो हम लोग लैपटॉप बांधेंगे, बैग बांटेंगे, गाड़ियां बांटेंगे, ऑफिसेज बांटेंगे, इंटरनेट देंगे, सब कुछ देंगे। ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि यार इसकी आउटपुट क्या होगी, वो फ्यूचर में सिर्फ हमें आज पब्लिसिटी मिलेगी या फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट भी होगा इकोनॉमी पे। सो नीचे से जब आप नहीं करेंगे, लीकेज नहीं रोकेंगे, आप ऊपर से कुछ भी डाल दें, वो नहीं होगा। और उसके लिए आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ जाके बैठना पड़ेगा। टीवी शोज या इवेंट की हद तक नहीं, लिटरली सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। फायरवॉल के हवाले से क्या एक्सप्लेन करेंगे? IT इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं और यूथ जो परेशान है, जो ई-कॉमर्स के हवाले से काम करती है और इसमें डेवलप करना चाहती है, वो बहुत परेशान है, किस तरह मोटिवेट करेंगे? फायरवॉल पे मैंने छोटी सी वीडियो बना के 2 दिन से मैं खुद भी जाग रहा हूँ, क्योंकि वो इतना वो हो रही है। देखिए, फायरवॉल के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ। आपकी इकोनॉमी को $300 मिलियन का झटका है, राइट? इन 4-5 दिनों में। इस अभी तो ये स्टार्ट है, मैं आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूँ। हो क्या रहा है फायरवॉल से? आपने फायरवॉल मुल्क में लगानी थी। अब फायरवॉल लगाने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है, एक राइट मैन पावर होती है और पूरा होमवर्क होता है और उसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है, ड्यूरेशन चाहिए होता है। सही। फायरवॉल घर का AC नहीं है कि आपको गर्मी लगी, आपने ऑर्डर किया यार एक AC लगवा दो और किसी ने आके AC लगा दिया और कमरा ठंडा हो गया। ये फायरवॉल है, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जो 1996 से वो कर रहे हैं, ठीक है? और मोर देन, इफ आई एम रॉन्ग, मोर देन 6000 इंजीनियर इसको मैनेज करते हैं, राइट? दे आर वेरी ट्रेन्ड, दे प्रोफेशनल्स। हम ले आए, हमने आवाम को ये नहीं बताया कि व्हाट वी आर गोना डू, कब तक होगा। अब जब नेट की फ्लक्चुएशन आई, क्लाइंट का ट्रस्ट टूटा है, जिसको बनाने में 5-5 साल लगते हैं। एंड लेट मी से वन थिंग जो शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी। एक प्रोग्रामर की लाइफ का जो पीक पीरियड होता है ना, वो 4 साल का होता है। सही। आई एम टेलिंग यू, 4 years अगर वो हेक्टिक प्रोग्रामिंग कर रहा है, पीक वही होगा। अगर किसी ने 4 साल लगा के क्लाइंट को कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाया, जो उसकी कंपनी को चला रहा है और मुल्क में डॉलर भेज रहा है, जिसके एक्सपेंसेस पर 100-50 लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इतना बड़ा ग्लिच आया है और वो अफोर्ड नहीं कर पाया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अपनी जिंदगी के वो 4 साल दोबारा कहाँ से लाऊंगा? ये तो हो गया सीनियर की। बच्चों के लेवल पे मैंने कहा कि अगर $200 एक बच्चा कमा रहा है, उसका घर चल रहा है और उसका क्लाइंट चला गया है, अब उसके पास काम नहीं है, तो वो घर कैसे चलाएगा और इस सिचुएशन में क्या करेगा? मुझे, क्योंकि आई एम अ पब्लिक फिगर, बच्चों की माओ ने रोते हुए वॉइस नोट भेजे जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को डिप्रेशन में नहीं देख पा रही, उनके काम रुके हुए हैं। और ऊपर से हमने एक और तबाही मचाई। हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल्स ने ये स्टेटमेंट चला दी कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस, हमारे क्लाइंट हमें वो स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं। इस पर IT मिनिस्टर ने भी बात की, उस पर भी बात करेंगे। व्हाट हैपन इज दिस कि भाई एक ऑफिशियल लेटर इशू करो, कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब एंड कर रहे हैं। हम वो लेटर लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को भेज देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भेज देते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा टेम्परेरी ग्लिच है और ये ग्लिच यहाँ पे खत्म होगा एंड वी कैन एटलीस्ट ट्राई टू कीप। बिल्कुल ठीक। इस पर दोबारा आएंगे आपके पास। अली साहब, हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना ही चाहता हूँ कि जहाँ पर हम AI टेक्नोलॉजी के मुस्बत पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं उनके मनफी असरात भी हैं। लोग कहते हैं कि आप AI को जितना इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी क्रिएटिविटी छीन लेगी। खुद से सोचने वाले जो लोग हैं वो फिर सोचेंगे नहीं, वो AI पर जाकर एंटर करेंगे और सारा काम खुद ही हो जाएगा।
अच्छा, एक नुकसान इसका ये हुआ है कि 2018 में दुनिया में ना सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऐसी है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। अच्छा, ये बनी है यूके में। सही। इसने जो ये सारा जो ये सिस्टम है ना डिजिटलाइजेशन का और ये एआई का, चैट जीपीटी का, इसने इंसान को इंसान से दूर किया। इंसान को हमेशा से एक बड़ा पुराना जुमला है, इंसान इंसान का दारू होता है। यानी कि इंसान को ना इंसान के साथ बैठ के ना गुफ्तगू करके, अपने आइडियाज शेयर करके, उससे वैलिडेशन और एप्रिसिएशन लेके Oh yes. उसको मज़ा आता है। आप टेक्नोलॉजी से आप क्या एप्रिसिएशन लेंगे? तो इसको थोड़ा सा ह्यूमन भी रहने दें और थोड़ा सा आप अपना ज़िंदगी का वक्त जो है वो आर्टिफिशियल और डिजिटलाइजेशन की तरफ लगाएं। दोनों काम में आपका टाइम सर्फ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपकी तारीफ में मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि देयर वाज अ टाइम जब आपसे कोई बंदा कहता था कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने बड़ा अच्छा बोला, और आप खुश होते थे। आपको नहीं लगता इस वक्त खुशी फेसबुक लाइक्स के साथ अटैच हो गई है, मुंसलिक हो गई, व्यूज़ के साथ अटैच हो गई है? तो इसका मतलब ये है कि जब एक फीचर नहीं था तो इंसान था, और जब कुछ आया है तो ट्रेंड बदला है। सिमिलरली एआई आया है तो ये ट्रेंड बदलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बड़ी जबरदस्त और किस्म की नजफ आप देख रहे चल रही है हैं कि हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू से ना ऑडियंस भी डरी सहमी बैठी है। ब्रेक के बाद हम इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी सवालात करेंगे। बहुत सारे सवालात अभी हमारे भी रहते हैं एआई के हवाले से। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, अली अब्बास साहब हैं, इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। इरफान मलिक साहब की तरफ जाएंगे। सर, हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया का फ्यूचर है। तो पाकिस्तान में तो बंदिश लग रही है इंटरनेट पर भी, और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे। तो इस पर आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, और फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि चलें पहले तो पॉजिटिव बात करते हैं। ठीक है कि इन्होंने एटलीस्ट हाई एंड से आपको ये सुनने को मिल रहा है कि एआई इज़ द फ्यूचर और हम एआई पे काम करने जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पहले आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए और फिर वो काम हो जाता है। जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है ना यार, मैं ये वर्ड बंदिश यूज़ नहीं करूँगा। ये टोटली मिसमैनेज्ड प्रोजेक्ट है सो फार। ठीक है, मैं इंटेंशंस पे डाउट नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि दुनिया में, पाकिस्तान में फायरवॉल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में एसी भी होना चाहिए और बिल्डिंग में लिफ्ट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर पहले आप बिल्डिंग बना लेते हैं और बिल्डिंग की बुनियादी मजबूत नहीं है और फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसमें अचानक से लिफ्ट लगानी है, तो आप बिल्डिंग को हिला बैठेंगे या गिरा बैठेंगे। बिल्कुल। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर करें। फायरवॉल गलत नहीं है, फायरवॉल की मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, ये प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से एज ए रिएक्शन इंटरनेट पे इम्पैक्ट आ रहा है। फ्रीलांसिंग इज सो अनसर्टन। मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे बच्चे $1000 का काम $100 पे करते हैं। कंपटीशन की वजह से, मजबूरियों की वजह से, भूख की वजह से, घर के हालात की वजह से। और जब वो ये ले बैठते हैं, और मैं आपको एक और ख़तरनाक बात बताता हूँ, मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स हैं ना, ये एक सेक्टर है, मैं नाम ले लूँगा कंट्री का, जो वहाँ से आते हैं, वो हमारी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इन बच्चों की इस मजबूरी का। $1000 का काम, $1000 का काम 100 में कराएंगे, और साथ में ये भी कहेंगे कि तुमने ये ना किया तो रिव्यू नहीं दूंगा, ये ना किया तो क्लाइंट प्रोफाइल ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। थ्रेट्स में जीते हैं हम। अली, आपकी तरफ आना चाहूँगी, जानना चाहूँगी, आपका तो इंटरेक्शन यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ होता है, टीचर्स के साथ होता है, प्रोफेसर्स के साथ होता है। क्या कमी देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ की इस हवाले से, एआई के हवाले से? जैसा अभी इन्होंने भी जिक्र किया, BSAI आया तो है, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उस तरह स्किलफुल नहीं है, उनको पता नहीं है इस इंडस्ट्री का, और ये कहाँ तक जाएगी इंडस्ट्री, इस चीज़ का भी इल्म नहीं है। बस एक बिजनेस मेकिंग चल रही है, मनी मेकिंग चल रही है, एक प्रोसेस। इस हवाले से किस तरह यूनिवर्सिटीज़ अपना अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं? आपने कमी की बात की, तो कमी ही कमी है हर जगह। मुझे तो नज़र आता है। देखिए, हमारे यहाँ टीचर देखिए बनता कौन है? जिसको कोई जॉब नहीं मिली। मोस्टली टीचर यही है हमारे माशरे में। उनके अंदर वो वलवला, वो पैशन, उनके अंदर वो एनर्जी वो नहीं है। वो जैसे हम मजदूर दिहाड़ी लगा रहा है, वैसे वो भी दिहाड़ी लगा रहे हैं। आप गौर करें, हमारा जो सारा सिलेबस है, हम अमेरिका, ब्रिटिश और इंडियन किताबें हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर्स का इतना इनका इंटेलेक्ट नहीं बढ़ सका कि ये कोई अपनी किताब ही लिख लें, फिर रोते हैं कि हमें तनख्वाह कम मिलती है। अगर एक प्रोफेसर एक किताब लिखे, तकरीबन एक यूनिवर्सिटी में ना 300 के करीब किताबें पढ़ाई जाती हैं, और हमारी 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी भी 2 किताबें लिखें तो हमारा पूरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरा हो सकता है। लेकिन कोई स्टीरियोटाइप थिंकिंग से बाहर निकलते ही। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सारा ज़रे मुबादला बाहर जा रहा है। वही किताबें आप खुद जो रिसर्च पेपर पे जो इतना टाइम लगा रहे हैं,
जिसका इम्पैक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा, वही किताबें अपनी बनाएं, इंटरनेशनली जो केस स्टडीज़ हैं और पाकिस्तानी केस स्टडीज़ को मिला के किताब बना के उससे रेवेन्यू भी कमाएं और अपना मुल्क का जो है वो नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसा है। जिनके फ्यूचर की हम बात करें सर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और 64% तबका आपको घर बैठकर भी देख रहा है यकीनन। आप में से कौन सवाल करना चाहता है? आपका नाम क्या और सवाल क्या? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इमरान अदरीस और फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ स्पिरिट यूनिवर्सिटी से। सर मेरा बेसिक सवाल एक है कि एआई की वजह से, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कोडर्स के लिए जो ज़िंदगी है ना बहुत आसान हो गया है। कोडिंग लिखना, अब कोडिंग एक वर्ड लिखना नहीं पड़ता, चैट जीपीटी से कोड लिखो, कॉपी पेस्ट करो और वेबसाइट बन जाती है। कोडिंग करना बहुत आसान हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में जब एआई को यूज़ कर रहे हैं, एक इंसान जब एक काम करता है तो एआई की वजह से वो एक इंसान 3 पर्सन्स का काम कर सकता है ईजिली एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो सर आपके मुताबिक आपको क्या ऐसा लगता है कि एआई की वजह से जो जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो कम होगी? आप अपने आप को कोडर क्यों कह रहे हो भाई? प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग सेंस डेवलप करो, एल्गोरिदम, लॉजिक बिल्डिंग अपनी डेवलप करो। Coders are going to be replaced by AI. This is what I'm telling you, and you are calling yourself a coder. बच्चे परेशान होने की बात है. You can't be a coder. You should not be a coder. You should be a programmer. You should be a logical brain who thinks out of the box कि इस pieces को जो AI मुझे दे रहा है इनको use करके innovate कैसे करना है. पहला आंसर. दूसरा पार्ट, आप कह रहे हो कि 3 बंदों का काम एक बंदा कर लेगा. आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जिस कंपनी के पास 3 प्रोजेक्ट है उसके पास 9 प्रोजेक्ट आ गए. AI ने वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके आप लोगों के लिए नए मैदान खोल दिए हैं. प्लीज़ उस मैदान की तरफ देखो और अपने आप को हार्ड कोड मत रखो टुवर्ड्स ट्रेडिशनल थिंकिंग. यू आर नॉट ए कोडर. मेरा नाम अब्दुल वासे है, मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BScs का सुपीरियर यूनिवर्सिटी से. मेरा आपसे सवाल यह है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप बच्चे ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, मोस्टली वो वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो AI की वजह से आप उनको क्या करियर के लिए एडवाइस करना चाहेंगे? पहले मैं आपको एक बात बताऊँ. जी सर. आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो और आप ये सवाल कर रहे हो, ये सवाल है पूरे तालीमी निज़ाम पे कि एक बच्चा पूरी ग्रेजुएशन क्रॉस कर गया, उसको ये नहीं पता करना क्या है. व्हाट आर वी डूइंग? ये FSC का सवाल है. आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज अ प्रॉब्लम. ये मैं बता रहा था कि मुल्क में बेड़ा गर्क कहाँ हुआ है. ये वो सवाल कर रहे हैं जो एक मैट्रिक के बच्चे को करना चाहिए. माजर माइंड ने करना है क्योंकि आपका कसूर नहीं है बच्चे. आपको गाइडेंस देनी चाहिए थी. आपने जिंदगी के 4 साल कहीं लगाए हैं. तो आपके सवाल का जवाब दे दूं, ये जो सिंपल वेब पेजेस है ना, सारे छोटे छोटे जो काम है, दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस. और ये ऑलरेडी हो गए हैं. अब क्लाइंट खुद कर लेते हैं, घर बैठ के कर लेते हैं. वेब यूटिलिटी एप्लीकेशंस का दौर है. फेसबुक क्या है? वेब यूटिलिटी एप्लीकेशन है. ठीक है. और पीछे इसके सारे AI एल्गोरिदम अपडेट हो रहे हैं. ट्विटर क्या है? AI एल्गोरिदम है. फाइवर क्या है? वेब पोर्टल है ना, वो भी उसके पीछे AI एल्गोरिदम्स हैं. यार आपको मजे की बात बताऊं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपने पोर्टल्स बनवा लिए थे और कई सालों से उनको कोई टेक की सर्विसेज नहीं चाहिए थी, वो जीरो पे आ गए. क्योंकि अब सबको दोबारा से बनवाने हैं और AI ड्रिवन बनवाने हैं. तो बताओ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई है बड़ी? वेब डेवलपमेंट की डिमांड कम हुई है बड़ी? तो लॉजिकल आंसर है ना. नीड टू थिंक लाइक दिस. अब जैसे मलिक साहब ने कहा ना कि आपने इस 4 साल के अरसे में कितनी कॉन्फ्रेंसेस और कितनी एग्जीबिशंस और कितने आपने सेशंस अटेंड किए हैं? जवाब दे सकते हैं आप? सर 3-4. किधर? लाइक यूनिवर्सिटीज़ में ही जो आए, यूनिवर्सिटी में जो हुए. आज तक जनाब अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकले नहीं है. कमरा और यूनिवर्सिटी ये इनकी ज़िंदगी है और आप कह रहे हैं इनका कसूर नहीं है. क्यों कसूर नहीं? मैं नहीं कह रहा सर. वो आगे परेशान है सर. वो परेशान रहेंगे ये ऐसे ही अगर इन्होंने यही लाइफस्टाइल रखा तो. आप अगर सिर्फ गूगल पे लिखे ना कि आई एम ये BS का स्टूडेंट हूँ और मुझे लाहौर में और कराची में, इस्लामाबाद में मेरे फील्ड से रेलिवेंट बताएं कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस हो रही हैं, कहाँ कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है, तो वो आपको अटेंड करनी चाहिए थी मेरे भाई. अगर आपको यूनिवर्सिटी वाले नहीं पढ़ा रहे, ठीक है हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ही हैं, लेकिन आप तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई हिम्मत कर सकते हैं ना. आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं अली भाई, आप लोग, क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई कुडंट अफोर्ड माई यूनिवर्सिटी. तो मुझे ये पता है कि जब आप किचन और यूनिवर्सिटी की फ़ीस के रेस में फंसते हैं ना, तो उस वक्त क्रिएटिविटी, सोच, इन सब पे एक लॉक लगा होता है. अली भाई जो कह रहे हैं, इन शॉर्ट मैं उसमें अपनी ओपिनियन ऐड करूं तो भाई अपनी एफर्ट कभी मत छोड़ना. डू नॉट रिलाई ऑन यूनिवर्सिटीज़. एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं कह सकती कि सर आप सारा कुछ आप ही करें. बिल्कुल. वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस. बट हम आपके हालात को समझते हैं. आई हैव बीन थ्रू इट. ज़रूरी नहीं है कि आप अटेंड कर सको, लेकिन व्हेनेवर यू गेट अ चांस
प्लीज़ डू दैट। सर मेरा नाम इमरान इदरीस है। सर बेसिकली मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने पहले बताया कि स्टूडेंट्स को खुद इन चीज़ें सर्च करनी चाहिए, लेकिन हमें गाइड करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर पे यूनिवर्सिटीज़ है वो सिर्फ पैसा कमाना जानती है। वैसे टीचर्स होते हैं जो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, जो स्टूडेंट्स को सही तरह गाइड नहीं करते। अब मैं आपसे एक सख्त जवाब दे दूं इसका, जी सर। अगर आप माइंड ना करें तो। जी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसमें लिया क्यों है आपने? नंबर लेते और किसी मेरिट की यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते आप, जिसकी फीस भी कम होती है। खुद आपके नंबर कम आए हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। अच्छा अली साहब, अगर गलती होगी, नहीं पढ़ा, नहीं नंबर आया, तो अब क्या करे वो बच्चा? हाँ तो अब कोई बात नहीं, आपसे रेलेवेंट जो आपकी फील्ड है। वो बेचारा, वो यूथ पहले ही डरी हुई है, आप उनको मजीद डराएंगे? नहीं, डरी हुई तो उनका अपना कसूर है ना भाई। अगर डरी हुई है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही कसूर है। उनका कसूर है, अगर वो अपनी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ें नहीं सर्च कर रहे तो उनका कसूर है। हम अपनी फील्ड से ही रेलेवेंट सर्च करते हैं डाटा, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान में सिस्टम है एजुकेशन का, वो इतना अच्छा नहीं है। और यार मैं क्या करूं इस पाकिस्तान के सर जवाब देना है आपने। मैं जवाब दे रहा हूं, अगर नहीं बता तो रहा हूं, बच्चे मैं आपसे नहीं कर रहे। मैं कहना है आंसर जी बिल्कुल सर प्लीज। ओके, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम खराब, पाकिस्तान का टेक्निकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर खराब। मान लिया साइड पे रखते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन और वेब क्या करते हो? वेब सर। ओके, वेब करते हो। वेब एप्लीकेशन का यूडेमी से अगर आप कोर्स लेते हो, लिया, दुनिया के टॉप इंस्ट्रक्टर बैठे हो, बिल्कुल सर। लिया? यस। आ जाएगी? आ जाएगी। ओके परफेक्ट, गुड, आ जाएगी। फ्रीलांसिंग अकाउंट बना सकते हो पाकिस्तान में बैठ के? परफेक्ट। कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो? परफेक्ट। सर्विस दे सकते हो? प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पैसा आएगा? आएगा, बिल्कुल सर आएगा। फिर वो पैसा अपने ऊपर लगा के मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो और कोर्स ले सकते हो। यस सर। इंटरनेशनली ऑक्सफोर्ड के, स्टैनफोर्ड के कोर्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। परफेक्ट भाई, वेयर इज द एजुकेशन स्ट्रक्चर? Where is government? Where is political? Let me tell everyone who is working in the field of computer science, if they are feeling like कि वो politics dependent है, वो infrastructure dependent है, वो education dependent है, you are mistaken brother. इरफान साहब, मैं चाहूँगी कि लास्ट वर्ड्स अगर आप हमारे नौजवानों को कोई मशवरा देना चाहे, सजेशन, रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर, क्या कहेंगे? The future is full of opportunities. अपने जहन से एक्सक्यूजेस और सहारे ढूंढना निकाल कर पॉसिबिलिटी ढूंढने पे फोकस करें। एंड देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। किसी को आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई अंदर से नहीं आएगा, आपने खुद बदलनी है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा आप लोगों को, डायरेक्शन दे रहा हूँ। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, नॉट फॉर फेसबुक, नॉट फॉर नेटफ्लिक्स। ट्विटर का सही इस्तेमाल करें, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब का सही इस्तेमाल करें। डिटर्मिनेशन के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन तय करें, और उस पे अगर थोड़ी देर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो कूद के दूसरी डायरेक्शन में मत जाएं, कीप गोइंग। फाइनल में आपसे बस जानना ये चाहता हूँ कि खुशी का राज बता दें, अब जो चेहरे मायूस हैं। 126 कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान के वीज़े खुल गए हैं। अब गुजारिश ये है कि सिर्फ उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक काम और कर दे, सिर्फ एक काम। और टूरिज्म पाकिस्तान का जो है ना, वो दुनिया में सॉफ्ट इमेज कमाल का क्रिएट हो जाएगा। अब इन्होंने वीज़ा कर दिया फ्री ऑनलाइन। सिर्फ एक लिस्ट बना लें जो कि जिसके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसके लिए जो टिकट है ना वो $10 की कर दें। वो भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का पैसा जेब से नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमेशा खजानों में कमी रहती है। तो ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का पैसा ना लगे। पीए ये जाती है हमारी पूरी दुनिया में हर जगह पे। वहाँ से जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो टूरिज्म जो प्रमोट करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो अपना लिंक भेजें यहाँ पे किसी को, उसको वो अप्रूव करें और उनके लिए सिर्फ टिकट जो है वो $10 की दें। क्या बात। 1000 जो लोग हैं उनको इनवाइट करें। पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी इन्फ्लुएंसर जाता है वो तकरीबन 10 वीडियोस बनाता है। अगर 1000 इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में आएंगे जो कि यूरोप से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से आएंगे, तो यहाँ पे जब आके वो वीडियोस बनाएंगे, 1000 जो इन्फ्लुएंसर्स है वो 10 वीडियोस बनाएगा तो 10,000 वीडियोस बन जाएंगी। बिल्कुल ऐसे, और इसी से आप अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ ट्रैवलर। जब आप ये सजेशन दिए, बड़ा कमाल का सजेशन है, लेकिन इसके साथ आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर आते हैं और हमारी इकोनॉमी ट्रेन को फर्स्ट क्लास कह के उसकी सारी गंदी वीडियोस बना के नीचे लेटे हुए लोगों को अपने चैनल पर डालते हैं। हाउ अबाउट दैट? हाउ कैन दे डू दैट?
Why nobody is stopping them? आप किसी भी मुल्क में जाएं ये हरकत करके दिखाएं. So anybody is coming on that $10 ticket, he must show the positive side of the country. Of the country, yes. Not the other way around. क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ज्यादा बिक रहे हैं तो वो यूट्यूब क्लटर ना कर दे जो हम पॉजिटिवली बेच रहे हैं. जी, Sir, जी, this is my best नहीं suggestion. बिल्कुल सही है. नली साहब, ये वाला जो एसेंशियल पॉइंट इन्होंने उठाया ये भी है, इसमें बहुत चेक सारे लगा दें. व्यूज के लिए भी ऐसी हरकत करते हैं. मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की. मैंने देखा है. इसको चेक लगाएं बिल्कुल. और उन पे फिर पाबंदी होनी चाहिए कि वो एक बेहतर और सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का क्रिएट. सर बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ अली अब्बास साहब मोटिवेशनल स्पीकर, सहाफ़ी मौजूद थे और साथ ही साथ इरफान मलिक साहब भी मौजूद थे, एआई एक्सपर्ट. यूथ पाकिस्तान को आगे बढ़ने की चाह के साथ साथ मौक़ों की भी खोज करनी है. एक बेहतर कल के लिए अपने आज में टेक्नोलॉजी के साथ सफ़र कीजिए. ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है. हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं. तो देखते रहिए यूथ पाकिस्तान.